तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग कि कॉस्ट में जब हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब हमने क्या सीखा? अमाउंट विच इज इनकर्ड इन अ बिजनेस। तीन वर्ड याद रखने हैं, अमाउंट, इनकर्ड और बिजनेस। तो इसमें कॉस्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि हमने कोई मशीन खरीद ली, तो मशीन खरीदी तो बिजनेस के लिए, पर आप उसको पूरा एक साथ में इनकर नहीं कर सकते, एक साथ में यूज थोड़ी कर लोगे। तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम कॉस्ट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमने सैलरी पे एम्प्लॉय को रखा है पर हमने उसकी सैलरी अभी तक दी नहीं है, तो क्या वो भी हमारी कॉस्ट है? बोलिए। आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो अ कॉस्ट, बट अगर हम बोले हमने एडवांस में सैलरी दे दी है तो फिर वो इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वो प्रीपेड है। यानी इन शॉर्ट हम बोले कि इनकर जब तक नहीं होता है, यूज जब तक नहीं हो जाता, तब तक वो हमारे लिए कॉस्ट नहीं है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे कल, है ना। ये सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे पहला ऑब्जेक्टिव है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। पहला ऑब्जेक्टिव तो कॉस्ट निकालना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसको बचाना, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बोला था? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना। फोर्थ ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। जैसे जब हम प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालने लग जाते हैं, या हम कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालने लग जाए, या हम लोग अपने डिवीजन वाइज प्रॉफिट निकालने लग जाए। जैसे आपने इंटर में एक टॉपिक पढ़ा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ते थे, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को दोगे तो उसमें भी प्रॉफिट लगाओगे, तो वो कहलाता है प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। ठीक है। एंड लास्ट हमने बोला था डिसीशन मेकिंग करना, अलग अलग तरह के डिसीजन लेना, जैसे मेक एंड बाय, या हाँ शट डाउन, शट डाउन हो गया, की फैक्टर हो गया, इनडिफरेंस हो गया, और भी बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस है। ये सब हम लोग के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब हम कोई भी क्वेश्चन जब करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि इन 5 चीजों में से ही कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। या तो कॉस्ट पूछ रहा होगा, या कॉस्ट बचाने के लिए बोल रहा होगा कॉस्ट कैसे बचाए, या बोलेगा प्राइस निकालो, या बोलेगा प्रॉफिट निकालो, या बोले डिसाइड करो शुड वी डू दिस। जैसे एक डिसीजन मेकिंग ये भी होती है कि क्या हमको सेलिंग प्राइस कम कर देनी चाहिए। बताओ, सेलिंग प्राइस कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डिपेंड करेगा किस पे? डिमांड एंड सप्लाई पे। हाँ, डिमांड मतलब कैसे? डिमांड कम हो जानी चाहिए। सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो डिमांड तो बढ़नी ही है, तो क्या बोल दूं कर दो? तो डिमांड सप्लाई से नहीं डिसाइड होता ना, डिसाइड तो प्रॉफिट से ही होता है। हम क्या करेंगे, हम प्राइस कम करके अपना प्रॉफिट निकाल के देखेंगे, और अगर प्रॉफिट कम आ गया तो मना कर देंगे प्राइस मत कम करो, और अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो बोल देंगे कि हाँ भाई कर लो, बढ़ा लो। ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं। आज हेडिंग डालेंगे न्यू, क्लासिफिकेशन। बेसिक्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई करना है। कॉस्ट कितने तरह के होते हैं ये आपको बताना है।
कोई बता सकता है कॉस्ट कितने तरह के होते हैं? एनीवन? कॉस्ट का क्लासिफिकेशन मतलब कॉस्ट की वैरायटीज बतानी है आपको। तीन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे हो? और तीन ही होते हैं? नहीं नहीं, चार होते हैं। अगर हम वॉल्यूम के बेसिस पे बोल रहे हैं ना, स्ट्रेस है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम के बेसिस पे बोल रहे हो तो कॉस्ट चार तरह के होते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट, थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एंड एक लास्ट और होता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ये चार तरह के कॉस्ट होते हैं। तो जो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहे थे वो अभी हमारा क्लासिफिकेशन नहीं है, अभी हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब यूनिट्स। यूनिट्स के हिसाब से मेरी कॉस्ट बदलेगी कि नहीं बदलेगी, उसका हम लोग चार तरह के कॉस्ट पढ़ते हैं, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप फिक्स। तो क्योंकि आपने अगेन ये पढ़ा हुआ है तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि कितना याद है आपको। हम तो रिवीजन का ही तो काम कर रहे हैं कि हमने ये सब पढ़ा है, बस इसको अब रिटेन करना है। तो मैं चेक कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल देके कि आपको कितना याद है। मान लीजिए मैं 10,000 यूनिट्स बनाता हूँ और मेरी कॉस्ट लग रही है 50,000, और अगर मैं 20,000 बनाऊं तो मेरी कॉस्ट है 90,000, और अगर 30,000 बनाऊं तो कॉस्ट है 130। ठीक है, ये डेटा मुझे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे डिसाइड करना है कि ये इन चारों में से कौन सा है। क्या बोलते हो? नहीं है कौन सा? सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है ये। क्यों? नो सर। पर यूनिट सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आनी चाहिए? सेम। या ऐसे भी बोलते हैं कि कॉस्ट को सेम प्रपोर्शन में चेंज होना चाहिए था। सेम प्रपोर्शन मतलब होता है जैसे कॉस्ट यूनिट्स डबल हुई, डबल हो गई है ना, 10 से 20 डबल होता है, तो क्या आपकी कॉस्ट भी डबल हो रही है? तो मतलब ये वेरिएबल नहीं है, यही इसका आंसर है ना। तो फिर हम क्या इसे फिक्स्ड बोल दे? फिक्स्ड भी नो नहीं बोल सर। सकते, क्योंकि फिक्स्ड होता तो चाहे 10 बनाओ चाहे 20 बनाओ वो हर वॉल्यूम पे सेम ही होता। तो इसका मतलब ही यही है कि सेमी वेरिएबल है। फिर आप वो बोल रहे हो चेंज इन कॉस्ट करते हैं तो उससे सेग्रीगेशन होता है वो। ठीक है, अभी अगर पूछे कि बस क्या है तो हम बोलेंगे सेमी वेरिएबल। तो वेरिएबल वो होता है जो सेम प्रपोर्शन में चेंज होता है, फिक्स्ड वो होता है जो हमेशा सेम रहता है, सेमी वेरिएबल वो है जो चेंज होगा बट सेम प्रपोर्शन में नहीं होगा। चेंज तो हो रहा है बट सेम प्रपोर्शन में नहीं हो रहा, बदल तो रही है, ये थोड़ी बोल रहे चेंज ही नहीं हो रहा। और फिर स्टेप फिक्स क्या होता है, ये आप नहीं बोल रहे थे। स्टेप फिक्स्ड का मतलब होता है जो रेंज वाइज चेंज होता है। जैसे मैं बोलूं 0 to 10,000 तो मेरी कॉस्ट लगेगी 50,000, पर 10,001 to 20,000 तो कॉस्ट लगेगी 60,000। ऐसे रेंज वाइज जब इंक्रीज होता है ना, कि मतलब 0 से लेके 10 तक तो फिक्स रहेगा, पर उससे ज्यादा बनाओगे तो फिर वो इंक्रीज होगा। पढ़ते होगे आप लोग क्वेश्चन में कि कभी कभी बोलते थे अप टू 80% फिक्स कॉस्ट ये रहेगी एंड बियॉन्ड 80% फिक्स कॉस्ट ये होगी। तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी चेंज होता है, वो तब होता है जब वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है। तो इन सबको डिफाइन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट डैश लगा के लिखेंगे, it refers to those cost, it refers to those cost
which vary, it refers to those costs which vary in same proportion. It refers to those costs which vary in same proportion to change in volume, which vary in same proportion to change in volume. Full stop. The per unit cost, full stop, the per unit cost always remains same. The per unit cost always remains same. पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम आएगी. फिर सेकंड लिखिए फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट which, it refers to those costs, second point है fixed cost, it refers to those costs which do not change, which do not change and remain same, which do not change and remain same at all volumes, and remain same at all volumes, which do not change and remain same at all volumes. हर वॉल्यूम पे सेम रहेगा, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग जीरो लेवल. फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है कि आप ये सोचना कि अगर जीरो बनाए क्या तब भी वो कॉस्ट लगेगी. अगर लग रही है तो वो फिक्स्ड है, और नहीं लग रही है तो वो वेरिएबल है. ठीक है. और थर्ड लिखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें लिखे इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट, it refers to those cost which changes, it refers to those cost which changes but not in same proportion, it refers to those cost which changes but not in same proportion to change in volume. चेंज होगा पर सेम प्रपोर्शन में नहीं होगा. ये कॉस्ट चेंज तो हो रही है, हर लेवल पे चेंज हो रही है, पर सेम प्रपोर्शन में नहीं हो रही है. वॉल्यूम डबल कॉस्ट डबल नहीं हो रहा, वॉल्यूम ट्रिपल कॉस्ट ट्रिपल नहीं हो रहा. ठीक है. और फिर लिखिए फोर्थ, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच चेंजेस बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम, बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम. एक काम करो आगे और लिख लो फुल स्टॉप. इट इंक्लूड्स, it includes both, it includes both variable cost, it includes both variable cost and fixed cost, it includes both variable cost and fixed cost in it. इसके अंदर दोनों है ना. सेमी वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको? सेमी का नॉर्मली मतलब होता है आधा, तो हम बोल रहे हैं आधा वेरिएबल है, तो आधा क्या है फिर? फिक्स्ड है. ठीक है. तो कभी अगर सेमी फिक्स्ड लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब भी यही होगा. सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स्ड बोलो एक ही बात है. और लास्ट लिखिए फोर्थ स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट. स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट में लिखिए इट रेफर्स टू, it refers to those fixed cost. स्टेप फिक्स कॉस्ट में लिखे it refers to those fixed cost which remain same, which remain same up to a certain capacity. It refers to those fixed cost which remain same up to a certain capacity but increases due to increase in capacity, but increases due to increase in capacity. ठीक है. एक कैपेसिटी लेवल तक सेम रहेगा, कैपेसिटी बढ़ाओगे तो फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को पढ़ाते हैं,
तो आजकल तो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक आईडी यूज़ कर रहे हैं, अभी जूम के थ्रू पढ़ रहे हैं आप लोग। जूम जो मीटिंग है ये हमसे एक चार्जेस लेती है, तभी वो अलाउ करती है कि आप कंटिन्यूअसली क्लास को रन कर सकते हो। पर इसकी एक लिमिटेशन है कि ये 100 स्टूडेंट्स तक ही अलाउ करता है। तो मान लो इस जूम मीटिंग के मेरे चार्जेस है 12,000 रुपए, तो 100 स्टूडेंट्स तक ये फिक्स्ड है। मतलब चाहे 10 पढ़े, चाहे 20 पढ़े, चाहे 40 पढ़े, चाहे 50 पढ़े, ये फिक्स कॉस्ट रहेगी 12,000। पर अगर अब मुझे 110 पढ़ाना है तो फिर मुझे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो मुझे ऐसा प्रोफाइल लेना पड़ेगा जिसमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स अलाउड है, तो मेरा कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मतलब एक लेवल तक सेम और उसके बाद वो इंक्रीज। ऐसे ही रेंट में होता है, जैसे एक जगह हम लेते हैं किराए पे, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि इसमें इतनी जगह हो सकती है, इतने ही सामान रख सकते हो। अब हम बोले हमको तो ज़्यादा सामान रखना है, तो फिर क्या करें, तो और बड़ी जगह लो, और बड़ी जगह लोगे तो रेंट भी तो और लगेगा, ठीक है। तो ये सब स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो ये तो हो गए 4 तरह के कॉस्ट, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हम समझ गए कि सेमी वेरिएबल क्या होता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था इसको आप बोले सेमी वेरिएबल है। तो बताओ सेमी वेरिएबल है, तो बताओ इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। इस कॉस्ट के अंदर कितना वेरिएबल पोर्शन है और कितना फिक्स पोर्शन है। 130 में से 40,000 वेरिएबल है, 10,000 फिक्स्ड है, 10,000 फिक्स। 10,000 फिक्स्ड है। और वेरिएबल वो अलग अलग है, वो वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होगा। यही तो हम बोल रहे हैं, वेरिएबल तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए, वेरिएबल तो 4 रुपीज पर यूनिट है और फिक्स्ड कितना है, 10,000। अच्छा, आपने किया कैसे ये, वैसे मुझे बताओगे थोड़ा स्टेप्स। तो मतलब चेंज इन स्टेप कॉस्ट 1 आपने डिवाइडेड बाय किया, चेंज इन यूनिट। हाँ, स्टेप 1 में आपने कैलकुलेट किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसका फॉर्मूला लगाया आपने चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज आप किसी के भी बीच का ले सकते हो, वो सेम ही आएगा। आप फर्स्ट सेकंड का चेंज ले लीजिए, आप सेकंड थर्ड का चेंज ले लीजिए, आप फर्स्ट और थर्ड का चेंज ले सकते हो। तो 130 माइनस 50 एंड डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस 10,000, तो ये आया 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो 4 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल आ गया। फिर क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, उनको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टेप 2 होगा आपका, स्टेप 2 होगा कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है ना। जो भी पर यूनिट कॉस्ट आई उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप होता है स्टेप 3, कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स से पढ़ाते आ रहे हैं आप लोग को, ये टीसी माइनस टीवीसी इज टीएफसी, ठीक है। लिख लो, पूरा कॉपी कर लो एग्जाम्पल के साथ, लिखा हुआ रहेगा तो ध्यान रहेगा हमेशा।
अच्छा, वैसे कोई जरूरी नहीं होता कि आप ये फॉर्मूला लगा के ही करें, ये ना इक्वेशन बना के भी होता है। आता है आप लोग को इक्वेशन बना के कैसे करते हैं? नहीं? हाँ बोलो, आप बोलो। इक्वेशन ऐसे बनाते हैं कि लेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी एक्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट बी वाई। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट वाई मत मानना, फिक्स कॉस्ट तो टोटल में वाई रहेगा। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 10,000 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000। और दूसरी इक्वेशन अगर थर्ड वाले को ही लूं तो 30,000 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1,30,000। तो एलिमिनेशन मेथड अगर लगा देंगे तो y एलिमिनेट हो जाता है, तो ये बन जाता है -20,000 एक्स इक्वल्स टू -80,000, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और x इक्वल्स टू 80,000 अपॉन 20,000, तो 4 आ जाता है। तो ये वही चीज है, यही आया था आपका 80 अपॉन 20, वो भी वहीं वहां पर यही रहेगा 80 अपॉन 20। लिख लो ऑल्टरनेट करके, क्योंकि कभी कभी हमको ये भी लगाना पड़ता है, इसलिए दोनों ही अप्रोच सिखा रहा हूँ, जिससे जब बाद में चैप्टर में करूँगा तो आपको नया नहीं लगेगा कि ऐसे क्यों कर दिया। ठीक है, डन। और फिर तो x आ गया तो y पुट करोगे, मतलब पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, तो इससे आपका y निकल जाएगा, तो y इक्वल्स टू 10,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें तो आता है ये, तो एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, आप करके बताना। एग्जाम्पल है आर्स एंड कॉस्ट, ये कॉपी में लिखना है आपको। आर्स 15,000, कॉस्ट है 50,000। आर्स है 22,000, कॉस्ट है 71,000। आर्स है 30,000, कॉस्ट है 95,000। सेग्रीगेट। थ्री पर यूनिट वेरिएबल है और फिक्स्ड है 5,000 फिक्स्ड और वेरिएबल 3 पर यूनिट। तो क्या गलत है आप लोग का? मैंने आपको यूनिट्स तो क्वेश्चन में दिए ही नहीं, तो आप 3 पर यूनिट कैसे बोल रहे हो? 3 पर आर, तो चेंज तो करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमेशा यूनिट्स गिवन होंगे जरूरी नहीं है, तो यहाँ बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट इज 3 रुपीज पर आर। ठीक है, यानी फॉर्मूले में भी थोड़ा चेंज आएगा। अब हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर आर इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आर्स। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स बोलने की जगह चेंज इन आर्स बोलेंगे। तो चेंज इन कॉस्ट हो गया जैसे फर्स्ट टू में 21,000 एंड चेंज इन आर्स हो गए 7,000, तो ये आ गया 3 रुपीज पर आर।
फिर उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो 15,000 इंटू 345, 22 इंटू 366, 30 इंटू 390, तो बैलेंस पोर्शन फिक्स्ड, दैट इज 5, 5 एंड 5। एक और इसी तरह का, सेल्स 1 लाख, कॉस्ट 70,000, सेल्स 1 लाख, कॉस्ट 70,000, सेल्स 1,50,000, कॉस्ट 95,000, और सेल्स 2 लाख, तो कॉस्ट इज 120। अब बोलिए। वेरिएबल को 0.5 पर यूनिट। 0.5, व्हाट इज इट? 0.5 पर यूनिट्स, यूनिट्स कहाँ दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? ये सेल्स इन रुपीज है, कॉस्ट इन रुपीज है। जब भी सेल्स बोलते हैं ना, तो ये इम्प्लाइड ही होता है कि वो अमाउंट में बोल रहे हैं। सेल कभी यूनिट में नहीं बोलते, या तो लिखे सेल्स ब्रैकेट में यूनिट्स, ठीक है, नहीं बोले तो वो अमाउंट ही होता है। तो क्या बोलोगे? 0.5, 0.5 रुपीज। देखो जरा एक बार, आप बोल रहे हो कि चेंज इन कॉस्ट कर रहे हैं, दैट इज 25,000 ये रुपीज, एंड डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स कर रहे हो, दैट इज 50,000 रुपीज, तो सबसे पहले तो रुपीज ही कटेगा। तो 0.5, आप सही बोले हो, 0.5 पर रुपी ऑफ सेल, 50 पैसा हर 1 रुपए की सेल पे। या बेटर रहता है कि इसको इंटू 100 कर दो, तो ये बन जाएगा 50%। ये कुछ नया नहीं पूछ रहा था, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग में करते थे आप लोग। पीवी रेशो बोलूँ 30%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना? 70%। परसेंट में तो बोलते थे वेरिएबल कॉस्ट। तो जब भी अमाउंट से डिवाइड करते हैं ना, तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आप बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। आर्स में बोलेंगे तो पर आर, यूनिट्स में बोलेंगे तो पर यूनिट, पर अगर रुपीज में बोल रहे हो तो पर रुपी ऑफ सेल बोलने से भी बेटर है परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो लिख लीजिए वेरिएबल कॉस्ट इज 50% ऑफ सेल्स। और 50% ऑफ सेल्स है, तो वेरिएबल खाली एग्जाम में बस आंसर निकालना जरूरी नहीं होता है, उस आंसर को क्या बोलना है वो भी जरूरी होता है। ठीक है, खाली 0.5 लिख के आ जाएंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 1 लाख इंटू 50%, तो 50,000, 150 इंटू 50%, 75,000, एंड दिस इज 1 लाख। तो बचा हुआ फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, दैट इज 20,000, 20,000, 20,000। तो ये ध्यान रखना होता है थोड़ा सा ना, कि पर यूनिट भी होता है, पर आर भी होता है, पर लेबर आर भी होता है, पर मशीन आर भी होता है, और ऐसे ही परसेंटेज में भी होता है। वेरिएबल कॉस्ट हर तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को आ गया ना। अच्छा, अब एक क्लैरिटी और जरूरत है कि जब हम बोल रहे थे कि क्लासिफिकेशन करो कॉस्ट का, तो कई लोग बोल रहे थे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो कब बोलते हैं हम लोग? वो तब करते हैं जब क्वेश्चन बोले ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। जब वो एलिमेंट के बेसिस पे पूछते हैं ना कॉस्ट, तब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है।
पर अगर वो वॉल्यूम के बेसिस पे बनाने बोल रहे हैं तो फिर हम लोग एलिमेंट वाइज नहीं चलते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाइज नहीं चलते, फिर हम वेरिएबल फिक्स्ड वाइज चलते हैं। तो अगर एलिमेंट वाइज बोलेगा तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होगा मटेरियल, दूसरा एलिमेंट होगा लेबर और तीसरा एलिमेंट होगा एक्सपेंसेस। फिर मटेरियल को आप 2 पार्ट कर देते हो, तो डायरेक्ट मटेरियल अलग हो जाता है और इनडायरेक्ट मटेरियल अलग हो जाता है। लेबर को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, तो डायरेक्ट लेबर अलग हो जाएगा और इनडायरेक्ट लेबर अलग हो जाएगा। और एक्सपेंसेस में भी अगेन 2 हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जो इनडायरेक्ट वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। बिल्कुल, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं या हम इसे ओवरहेड बोलते हैं। और ये जो डायरेक्ट वाले हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट या इसी को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब तो आता है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं, पर क्या होता है जब क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो कभी कभी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर 2 दिन एक्स्ट्रा लगा भी देंगे और इनको रिवाइज कर लेंगे तो आगे के लिए हमेशा कंफर्म हो जाएगा कि आता है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो क्लासिफिकेशन की बात हुई इस तरह से। मुझे तो अब इनका मीनिंग बताओ। अब आप मटेरियल किसे बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैंने मशीनरी लुब्रिकेंट्स यूज किए, तो क्या आप उसे मटेरियल बोलोगे? मैं लिखते जा रहा हूं वरना बाद में आप पलट जाओगे, बोले हमने तो यही बोला था। मशीनरी लुब्रिकेंट्स बोल दे क्वेश्चन, तो आप इसको क्या नाम दोगे? मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस बोलोगे। मटेरियल लुब्रिकेंट, मशीन लुब्रिकेंट्स इज एक्सपेंसेस। सभी ये बोल रहे हैं ना, कोई और तो कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं सर, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहे हो आप? ठीक है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ। एक बोल रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल और एक बोल रहे हैं एक्सपेंसेस। अच्छा, इसी तरह से मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डिफरेंट आंसर बोल रहा है? सभी यही बोल रहे हैं? अच्छा, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस। अच्छा ठीक है, एक्सपेंस। कंफ्यूजन है कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, पर एक्सपेंस है ये पक्का है ना। अच्छा, इसके बाद मैं बोलूं पैकिंग, पैकिंग हो रही है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो। इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल एक आंसर आ रहा है, और आप लोग क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 2 आंसर है मेरे पास। अच्छा, फिफ्थ है एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, फिर उसके बाद वेजेस,
वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर। सही है सबका यही आंसर। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डिफरेंट आंसर किसी का नहीं है? अच्छा, 8th है आपका कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कभी सुना ही नहीं है ऐसा? नहीं सुना तो होगा, कंपोनेंट नाम तो सुना ही होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं तो इन 8 एग्जाम्पल से ही ये समझाना चाह रहा हूं कि इसीलिए दोबारा पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अपने थोड़े कंसेप्ट हिले हुए हैं। हाँ, वेजेस सही होगा, बिल्कुल। वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर तो सही है, और एक दो जगह ऑल्टरनेट आंसर बता रहे थे, वो भी सही है। सेल्समैन कमीशन एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। और कंपोनेंट्स डायरेक्ट मटेरियल होता है। कंपोनेंट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी is an indirect material. Packing is indirect material. और मशीनरी lubricants again indirect material. तो क्या एक्सपेंस वाले तो जल्दी जल्दी आ रहे थे, जहां मटेरियल था वहीं कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए सबसे पहले मैं यही पूछ रहा था, व्हाट इज मटेरियल। आप लोग को मटेरियल का मीनिंग भी क्लियर नहीं है अभी। मटेरियल हर फिजिकल थिंग को बोलते हैं। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो या जो भी आप सर्विस दे रहे हो, उसमें अगर आप कुछ भी टेंजिबल और नॉन लिविंग आइटम यूज कर रहे हो ना, तो उन सबको मटेरियल बोला जाता है। टेंजिबल और नॉन लिविंग बोल रहा हूं मैं। टेंजिबल मतलब क्या होता है? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल। और नॉन लिविंग मतलब जिसमें लाइफ नहीं है। तो अगर वो टेंजिबल और नॉन लिविंग है तो वो मटेरियल जरूर है। तो जैसे मैं बोलूं मशीनरी लुब्रिकेंट्स, क्या ये टेंजिबल हुआ? हाँ। क्या ये नॉन लिविंग है? तो मटेरियल तो पक्का था ये। डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलो बाद की बात है, पर ये तो क्लियर हो कि मटेरियल बोलना है कि नहीं बोलना। अच्छा, फिर मैंने लिखा पैकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। पैकिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग कर रहे हैं तो पैकिंग मटेरियल तो टेंजिबल ही है, नॉन लिविंग ही है, अगेन मटेरियल ही था ये भी। फिर ऐसे ही मैंने लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन सेलोटेप, सीजर, ये सब जो यूज कर रहे हो टेंजिबल है, नॉन लिविंग है, मटेरियल तो था ही। बस हाँ, आपको लग रहा था कि सर ये सब प्रोडक्शन में थोड़ी काम आते हैं, तो बिल्कुल नहीं काम आते, इसीलिए तो इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहा हूं इनको, कि ये प्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं, ये प्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं, पर ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल बोला मैंने। पर जब हम बोल रहे थे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स? एक तो होता है जैसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, और एक हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या फर्क होता है दोनों में? मेन प्रोडक्ट से प्रोडक्शन थोड़ी करेंगे। हाँ, कच्चा माल आप बोल रहे हो, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, पर कंपोनेंट किसको बोलते हैं? तो फिर इंग्रेडिएंट किसको बोलोगे? वो इंग्रेडिएंट्स है, और वुड जो है वो कंपोनेंट है। अच्छा, चिप्स खाया मैंने, तो उसमें पोटैटो यूज हुआ, वो कंपोनेंट है, और उसमें जो स्पाइसेस, ऑयल, ये सब डाले वो इंग्रेडिएंट्स है।
हाँ स्क्रू कंपोनेंट हो गया चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कहीं कहीं सही बोल देते हो आप लोग, कहीं गलत हो जाता है। कंपोनेंट वो होता है जिसको प्रोडक्ट से अलग भी किया जा सकता है। अगर मैंने प्रोडक्ट के अंदर कुछ मटेरियल लगाया पर मैं चाहूं तो मैं उसको अलग भी कर सकता हूं, तो वो कंपोनेंट कहलाता है। और अगर मैंने कोई मटेरियल डाला पर उसको अब मैं अलग नहीं कर सकता, तो वो उसका इंग्रेडिएंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार में व्हील, तो वो उसका कंपोनेंट है। पेन के अंदर रिफिल, वो उसका कंपोनेंट है। फोन के अंदर बैटरी, ये उसका कंपोनेंट है। पर अगर हम बोले टी के अंदर शुगर, इंग्रेडिएंट्स, अब वो अलग थोड़ी कर सकते हो आप। हाँ वो अलग बात है कि हम कोई साइंटिफिक प्रोसेस लगा दे कि फिल्ट्रेशन कर दे, डिस्टिलेशन कर दे, इवेपोरेशन कर दे, तो शायद अलग कर सकते हैं, पर इजीली सेपरेट नहीं कर सकते आप। तो वो उसका इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। तो जैसे मैंने बोला चिप्स का पैकेट अगर अपन खरीदते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ डला हुआ है, तो पोटैटो डला हुआ है, ऑयल डला हुआ है, स्पाइसेस डले हुए हैं, फ्लेवर्स डले हुए हैं, पर क्या इनको अलग करना पॉसिबल है अब? तो वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है कि हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है। समझ में आ रही है? तो आप जैसे बोले फर्नीचर में वुड है, तो वुड बिल्कुल अलग किया जा सकता है, वो उसका कंपोनेंट है। और फेविकॉल वगैरह जो लगा रहे हैं अब उसको अलग थोड़ी कर पाएंगे, वो उसका इंग्रेडिएंट है। वो एकदम सही बोला था। तो जिसको अलग कर दे वो कंपोनेंट, जिसको अलग नहीं कर सकते वो इंग्रेडिएंट, पर अल्टीमेटली काम तो दोनों प्रोडक्शन में ही आ रहा है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, है ना। कंपोनेंट जो है वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल होता है। ध्यान रहेगा? नहीं ध्यान रहेगा? कहाँ ध्यान था? पहले कभी याद नहीं था? लिखिए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल में लिखिए एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस ब्रैकेट में टेंजिबल, एनी सब्सटेंस ब्रैकेट में टेंजिबल एंड नॉन लिविंग आइटम, एनी सब्सटेंस ब्रैकेट में टेंजिबल एंड नॉन लिविंग आइटम which is used for production, which is used for production are called material। सब्सटेंस होना जरूरी है, बस सब्सटेंस मतलब टेंजिबल और नॉन लिविंग होना जरूरी है। अगर है तो उसको मटेरियल बोलोगे। तो मुझे बताओ अगर मैं मशीन यूज कर रहा हूं तो क्या उसको मटेरियल बोलेंगे? मशीन यूज कर रहा हूं तो क्या उसको मटेरियल बोलेंगे? टेंजिबल है, नॉन लिविंग है, प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है, तो क्या बोलोगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल ही बता चुका हूं मशीन तो कॉस्ट ही नहीं है। भाई आपका चार्ट क्या बोल रहा है कि पहले कॉस्ट होना जरूरी है, फिर सोचना कि उसको मटेरियल में लेना है या लेबर में लेना है या एक्सपेंस में लेना है। तो मशीन तो कॉस्ट ही नहीं है, तो फिर क्यों सोच रहे हो कि वो मटेरियल है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो दो मशीन इज टेंजिबल एंड नॉन लिविंग, फिर भी उसको मटेरियल में या लेबर में या एक्सपेंस में नहीं लेना है, क्योंकि वो तो कॉस्ट में ही नहीं आता है। उस पर डेप्रीसिएशन जो लगता है वो कॉस्ट है, और डेप्रीसिएशन तो मटेरियल में नहीं आ सकता, वो तो एक्सपेंस में ही जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आगे लिखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, उसमें डैश लगा के लिखेंगे इट रेफर्स टू दोज मटेरियल, इट रेफर्स टू दोज मटेरियल which form the major part, it refers to those material which form the major part of the final product, it refers to those material which form the major part of the final product। major part का मतलब क्या होता है? जो जरूरी है,
जिसके बिना प्रोडक्शन अधूरा है, उसके बिना कंप्लीट ही नहीं है। तो आज मैं बोलूँ कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैकिंग कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है रोल, तो उसको डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलेंगे। पर अगर हम बोल रहे कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, तो ये सब जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। जो जरूरी है वो डायरेक्ट है। एग्जाम्पल कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल कंपोनेंट्स कॉमा इंग्रेडिएंट्स, एग्जाम्पल कंपोनेंट्स कॉमा इंग्रेडिएंट्स कॉमा output transferred from one process to another, output transferred from one process to another, comma primary packing etc. ये दो लास्ट एग्जाम्पल क्या लिखवाया मैंने वो सुन लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की पैकिंग ना दो तरह की होती है, बताओ कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रोडक्ट की पैकिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी किसे बोलोगे? जैसे वो टूथपेस्ट के बाहर की ट्यूब होती है। हाँ, टूथपेस्ट का ट्यूब, वो उसका प्राइमरी पैकिंग है। तो मतलब हम बोले जिसके बिना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है। टूथपेस्ट बिना ट्यूब के नहीं बेच सकते, तो उसकी प्राइमरी पैकिंग है। सॉफ्ट ड्रिंक बना लिया तो बॉटल में पैक करना जरूरी है, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है। चॉकलेट बनाया तो उसको फॉइल में रैप करना जरूरी है, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है। पर उसके अलावा अब अगर आप ब्रांडिंग करने के लिए या आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या सेल करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा पैकिंग कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पैकिंग। तो जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब में डाल दिया, वो तो प्राइमरी हुआ, पर अब उसको हम बॉक्सेस में भी पैक कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्टन्स में पैक कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो क्या बोलते हो, ज्यादा जरूरी क्या है? तो ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ ना। प्राइमरी पैकिंग इज अ डायरेक्ट मटेरियल, सेकेंडरी पैकिंग इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने लिखवाया, आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ये आप लोगों ने इंटर में एक चैप्टर पढ़ा है, प्रोसेस कॉस्टिंग। उसमें क्या होता था कि हम बोलते थे हम पहले प्रोसेस में रॉ मटेरियल डालेंगे, उसमें कुछ प्रोडक्शन होगा, फिर दूसरे में डाल देंगे, फिर उसमें कुछ बनेगा, फिर तीसरे में डाल देंगे और फाइनली फिनिश गुड्स बाहर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, ये जो पहले प्रोसेस में हमने मटेरियल डाला ये तो डायरेक्ट मटेरियल है ही, पर क्या जो सेकेंड प्रोसेस में डाला वो भी डायरेक्ट मटेरियल है? सेकेंड के लिए वो डायरेक्ट है, फर्स्ट का जो आउटपुट है वो सेकेंड के लिए डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो वही लिखवाया, आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट लिखिए सेकेंड, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, it refers to those material which provide ancillary services. It refers to those material which provide ancillary services. It refers to those material which provide ancillary services. एंसिलरी मतलब सपोर्ट, कि जरूरी नहीं है पर सपोर्ट करने के लिए डाला जा रहा है। स्पेलिंग होगी ANCILLARY, एंसिलरी सर्विसेज। एग्जाम्पल तो बताओ, प्राइमरी पैकिंग को तो आप बोल रहे थे डायरेक्ट है, तो सेकेंडरी पैकिंग क्या है? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल लिखिए, सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग। फिर मशीनरी लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये सब अगर हम मशीन के अंदर डाल रहे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो सपोर्ट करने के लिए, स्मूथ प्रोडक्शन के लिए करा जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट कहलाएगा। कॉमा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कॉमा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
कॉमा फ्यूल, फ्यूल मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा ऐसा भी होता होगा कि जैसे प्रोडक्ट के अंदर भी ऑयल डल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोप बना रहे हैं, तो क्या सोप के अंदर ऑयल डलता होगा? हाँ, सोप के अंदर भी डलता है। तो जैसे मशीन के अंदर डलता है वैसे सोप के अंदर भी डलता है, पर अगर सोप के अंदर डल रहा है तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट हो गया, वो तो जरूरी हो गया। पर अगर मशीन के अंदर डल रहा है तो उसको डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है? तो बताओ मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग चले। अब ये मैंने एग्जांपल्स लिखे थे, तो क्या मशीनरी लुब्रिकेंट इज अ मटेरियल? तो फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हम इनडायरेक्ट। क्या इलेक्ट्रिसिटी इज अ मटेरियल? तो सोचना ही नहीं है। सेल्समैन कमीशन? नहीं। पैकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल। एडवर्टाइजमेंट? नहीं है। वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर? नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी? तो इनडायरेक्ट मटेरियल बोल देंगे। और कंपोनेंट है तो उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट लिखिए सेकंड, लेबर। लेबर में भी आप लोगों ने मिस्टेक करी थी। जब आप बोले वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर तो आपने सही बोला डायरेक्ट लेबर, पर जब मैंने बोला सेल्समैन कमीशन तो सेल्समैन लेबर नहीं है। तो वो भी तो लेबर ही था, बोलना था तो इनडायरेक्ट लेबर बोलते, पर ये क्यों बोल रहे थे एक्सपेंस? तो याद रखिएगा लेबर भी दो तरह के होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा लेबर बोलते किसको है हम लोग ऐसे? ह्यूमन रिसोर्स। जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी में उसका ओनर है, तो क्या वो उसका लेबर है? आप बोल रहे हो ह्यूमन बीइंग। सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो उसमें सोल प्रोप्राइटर ही तो काम करता है, तो क्या मैं बोलूँ वो लेबर है? पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनर्स ही तो काम करते हैं, तो क्या मैं बोलूँ वो लेबर है? ऐसे ह्यूमन रिसोर्स बोलने से नहीं चलेगा। हाँ, पार्टनर है, फैक्ट्री में जाके काम करने लग गया, तो क्या बोलोगे लेबर है? सर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी होना हाँ, चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब हम किसी के एम्प्लॉय भी तो बने, तो अगर पार्टनर है तो किसका एम्प्लॉय बोलोगे? ठीक है, ओनर है तो किसका एम्प्लॉय बोलोगे? मास्टर सर्वेंट रिलेशन होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी सीएमए फाइनल में आए हो, तो आप लोग को ना एक ट्रेनिंग भी करनी है, किसी सीए के अंडर या किसी सीएमए के अंडर आपको आर्टिकलशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है। तो बताओ क्या वो जो आपके ट्रेनर है दैट इज जो सीए होंगे, क्या वो बोले कि आप उनके लेबर हो? क्यों, ह्यूमन बीइंग तो आप भी हो, दिल तो आप में भी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो आप भी है, तो फिर क्यों नहीं बोले लेबर? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं है। आप उनके पास जाओगे सीखने, यानी ट्रेनिंग लेने जाओगे, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रेनर और ट्रेनी का है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो लिखिए एनी ह्यूमन बीइंग, एनी ह्यूमन बीइंग, any human being who is working in an organization, any human being who is working in an organization under an employment relationship, any human being who is working in an organization under an employment relationship, any human being who is working in an organization under an employment relationship is called a labor, is called a labor, is called a labor। ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो होना ही चाहिए और साथ में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी होना चाहिए। जैसे मान लो अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए बाय चांस लाइट चल जाती है, जानी नहीं चाहिए, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मान लो लाइट गई, अच्छा थोड़ी देर वेट किया कि आ जाए, तो पता चला कि अपने यहाँ की लाइट से गई है, बाकी सबकी तो आ रही है, तो मतलब अपने कुछ फॉल्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया रिपेयर करवाने के लिए, उसने ठीक किया, मैंने उसको 500 रुपए दे दिए, ठीक करा आपने काम, तो अब बताओ क्या उसको लेबर बोलूं? ह्यूमन बीइंग तो वो भी था,
हर ह्यूमन बीइंग को नहीं बोल सकते ना, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। आज आप जैसे सीएमए कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि आप सीएमए करके कहीं कंपनी में जॉब कर लें, और एक होता है कि आप सीएमए करके प्रैक्टिस कर लें, अपना ऑफिस खोल लें। तो अगर आप जॉब करते हो किसी कंपनी में, तो आप कंपनी के लेबर हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रिलेशन हो जाएगा। बट अगर आप ऑफिस खोल लो और आप उस कंपनी में फिर कोई कंसल्टेंसी दो या कोई ऑडिट वगैरह करते हो उनकी, तब थोड़ी ना कंपनी आपको लेबर बोलेगी। समझ रहे हो? ह्यूमन बीइंग तो दोनों केस में ही हो, पर एक जगह जब जॉब कर रहे हैं तो लेबर है, जॉब नहीं कर रहे हैं कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो फिर लेबर नहीं है। और फिर लिखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, it is of two types, a direct labor, it is of two types, a direct labor dash लगा के, it refers to labor, it refers to those labor। तो ये जब जैसे ही मैंने लिखा wages paid to factory workers, तो आप कैसे समझ गए कि ये डायरेक्ट ही है? हाँ, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो मतलब जो लेबर प्रोडक्शन करे वो डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट में आते हैं। तो इट रेफर्स टू दोज लेबर हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, हु आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और सर्विस। जो मेन काम है अपने बिजनेस का, वो काम जो कर रहा है वो ही डायरेक्ट लेबर है। जैसे मैंने कल बताया था 3 तरह के बिजनेस होते हैं, कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, सर्विस बिजनेस है तो जो सर्विस दे रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, ट्रेडिंग बिजनेस है जो ट्रेड कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, हु इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और सर्विस। और नेक्स्ट लिखिए बी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर it refers to those labor who provide ancillary services, it refers to those labor who provide ancillary services, who provide ancillary services। example, who provide ancillary services, example। तो अब जैसे सुपरवाइजर बोले तो वो थोड़ी ना प्रोडक्शन कर रहा है, वो तो सुपरवाइज कर रहा है खाली, क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल सुपरवाइजर कॉमा क्लीनर, सुपरवाइजर कॉमा क्लीनर कॉमा मैनेजर, सुपरवाइजर कॉमा क्लीनर कॉमा मैनेजर कॉमा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, ये सब इनडायरेक्ट लेबर है, सपोर्ट कर रहे हैं, एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हैं, मेन काम थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल बोलूं, हमारा बिजनेस है स्कूल चलाने का, तो स्कूल में मेन काम होता है पढ़ाना, तो जो टीचर्स है वो तो डायरेक्ट लेबर है, पर उसके अलावा आप चाहे वो सपोर्ट स्टाफ में प्रिंसिपल हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे फीस कलेक्शन वाले स्टाफ हो, कैशियर हो, सबको इनडायरेक्ट बोलेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, वो पढ़ाने का काम थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट लिखिए थर्ड, थर्ड हेड है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। तो ये हमारे लिस्ट में से ये क्लियर हो गया कि सेल्समैन भी इनडायरेक्ट लेबर है और वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर डायरेक्ट लेबर है। तो अब एक्सपेंस कैसे पहचानते हो आप? जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी तो आप सीधे बोले एक्सपेंस, मैंने बोला एडवर्टीजमेंट तब भी आप बोले एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप? इंटेंजिबल क्योंकि उधर टेंजिबल है, तो बात तो सही है कि इधर इंटेंजिबल आएगा। तो मतलब आप बोल रहे हो बैलेंसिंग फिगर, जो इन दोनों में नहीं आए वो किस में जाएगा? एक्सपेंस में। तो इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है, एनी कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। देखिए एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, any cost other than material and labor is called as expense। कोई भी कॉस्ट मटेरियल और लेबर के अलावा जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। इसीलिए जरूरी है
कि ये क्लियर हो कि मटेरियल में क्या आता है और लेबर में क्या आता है। अगर वहां गलती कर दोगे तो सारे एक्सपेंस में ही चले जाएंगे फिर। तो आप भी यही कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मशीनरी लुब्रिकेंट्स है, मटेरियल तो लग नहीं रहा, एक्सपेंस बोल दो। तो रूल यही है, पर उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि इसको मटेरियल में क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, चलो आगे लिखो। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ए डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे 9th पॉइंट में लिखूं रॉयल्टी, तो रॉयल्टी जो है, समझते हो रॉयल्टी क्या होता है? किसी का हम इंटेंजिबल एसेट किराए पे ले लेते हैं तो उसके बदले में क्या देना होता है? रॉयल्टी। उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट यूज कर रहे हैं तो बदले में देंगे रॉयल्टी। तो ये एक्सपेंस है, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्यों डायरेक्ट? क्यों? अभी मैं जैसे मान लो कॉपीराइट ले रहा हूँ, जैसे किसी ने स्टोरी बुक लिखी, उस पर मैं मूवी बना रहा हूँ और फिर उसको बेच रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? प्रोडक्शन कर रहा हूँ। उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और प्रोडक्शन हो जाए तो फिर इनडायरेक्ट। जैसे रॉयल्टी ऑन सेल्स भी तो होती है, बेचेंगे तब रॉयल्टी देंगे। जैसे बुक लिख दी किसी ऑथर ने, तो हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारी बुक हम बेचेंगे, बिक जाएगा तो रॉयल्टी दे देंगे। जैसे होता था ना 11th-12th में कि अपने को कोई ऑथर की बुक लेनी होती थी तो उसका पब्लिकेशन तो अलग होता था ना। जैसे अकाउंट्स पढ़नी है डी के गोयल, तो उसका पब्लिकेशन तो आर्या पब्लिकेशंस है। तो आर्या पब्लिकेशन रॉयल्टी ऑन सेल्स देता है, प्रोडक्शन पे थोड़ी देता है। पर हम बोलेंगे स्पेसिफिक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि अगर स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्सपेंस है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट है। बट अगर आपको लगे जनरल है, कॉमन है, सबके लिए ही हो रहा है, ये तो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हो रहा, तो फिर हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। जैसे मैं बोलूं मैं 5 प्रोडक्ट बनाता हूं ए बी सी डी, रॉयल्टी तो सिर्फ ए के लिए दे रहा हूं, तो स्पेसिफिक हो गया ना, तब बोलोगे डायरेक्ट। पर अगर मैं बोलूं पांचों पे ही जाती है रॉयल्टी, तो भी इनडायरेक्ट बन जाता है। स्पेसिफिक और कॉमन से डिसाइड होता है। ठीक है, लिखिए। इट रेफर्स टू those expenses, direct में it refers to those expenses which are specific for a cost object. It refers to those expenses which are specific for a cost object. Example royalty. तो नॉर्मली रॉयल्टी ऐसा नहीं होता कि सबके लिए रॉयल्टी दे रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए दिया जाता है। तो रॉयल्टी कॉमा डिजाइनिंग चार्जेस, रॉयल्टी कॉमा डिजाइनिंग चार्जेस कॉमा हायर HIRE हायर चार्जेस कॉमा हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल पर्पस मशीनरी कॉमा हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल पर्पस मशीनरी एटसेट्रा। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल पर्पस मशीनरी मतलब मैंने स्पेशली कोई मशीन किराए पे ली है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर लिखिए बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस which are incurred for common purpose, which are incurred for common purpose। commonly अगर हो रहा है तो फिर इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा था इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या आपको लग रहा है कि स्पेसिफिक होगा? तो कॉमन ही होगा, इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला था आपने। ठीक है, एडवर्टीजमेंट बोला था मैंने, तो एडवर्टीजमेंट अगेन सबके लिए हो रहा होगा, इनडायरेक्ट होगा, कॉमन होगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन कॉमा डेप्रीसिएशन भी बोल सकते हो। डेप्रीसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब कॉमन होते हैं। ठीक है,
अच्छा, हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट ने ऐसा क्लासिफिकेशन जरूर किया है, पर क्या है कि अगर इसमें थोड़ी गलती भी हो जाए ना तो काम चल जाता है। जैसे आप लोग को मैंने पूछा था मशीनरी लुब्रिकेंट, तो आप बोले इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैं बोल रहा हूँ नहीं ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। वैसे सोचे तो क्या फर्क पड़ता है इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बोलना तो ओवरहेड ही है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा था कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन मैं तो बोल रहा था इनडायरेक्ट मटेरियल है, आप बोले इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको आपको मिला के ओवरहेड ही बोला गया है, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, अपने को नाम लगाना चाहिए ओवरहेड। तो लिख लीजिए ऑल, लास्ट लाइन लिख लीजिए, आज का लास्ट लाइन, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, कॉमा इनडायरेक्ट लेबर and indirect expense are cumulatively known as all indirect material, comma indirect labor and indirect expense are cumulatively known as overheads। इन सबको एक साथ किस नाम से बोलते हैं हम? ओवरहेड्स। तो ओवरहेड बोल दे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, पर कभी कभी ये अलग अलग नाम से दे दिए जाते हैं, तो फिर हम लोग को फिर पता होना चाहिए कि ओवरहेड में ले जाना है तो किस नाम से ले जाना है, ठीक है। याद आ गया ये सबको, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये लिस्ट आप लोग कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही है ना, ये कॉपी कर लेना 9 एग्जाम्पल।